नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी के मन में यही क्वेश्चंस उठ रहा होगा कि सर आप वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट लेके आ रहे हैं। एक महीना बीत चुका है, उसके बाद अब आपको फरवरी की वीडियो मिली है। बल्कि मिलनी चाहिए थी इस समय आपको मार्च की वीडियो। तो खैर चलिए, मार्च के क्वेश्चंस मैं नहीं बना सका किसी कारणवश से। तो फरवरी के मैंने बना के रख रखे थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो फरवरी के क्वेश्चंस आप इस वीडियो से देख सकते हैं। जो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने शामिल किए हैं। हो सके तो जल्द से जल्द मैं मार्च की भी लेके आने की कोशिश करूँगा। कम से कम 8 या 10 दिन के बाद आपको मार्च की भी वीडियो जो है करंट अफेयर की वो मिल जाएगी, और उसे अगले महीने आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और शायद आपको जो डेली करंट अफेयर हैं वो शायद ना देखने को मिले, लेकिन जो मंथली हैं वो मैं हो सके तो आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। खैर चलिए, ये तो पुरानी बात हो चुकी। अब हम देख लेते हैं जो फरवरी महीने में करंट अफेयर्स बने हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए, अगर आपका भी कोई हरियाणा से एग्ज़ाम्स आ रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से दोहराइएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप हमारी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चंस, इनको आप पीडीएफ के रूप में ख़रीदना चाहते हैं तो उन्हें भी आप खरीद सकते हैं। इस फाइल को पीडीएफ के रूप में खरीदने के लिए बस आपको करना ये है कि जितने भी महीने की आपको पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है, उतने रुपये पैड करके आपको यहाँ स्क्रीन पर दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर सेंड कर देना है। और जो पैसे हैं वो आपको यहाँ इस QR कोड को स्कैन करके पे करने हैं। तो जितने भी पैसे आप पे करेंगे उतने महीने की पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि हरियाणा सरकार ने किस देश की तर्ज पर राज्य में हैप्पीनेस इंडेक्स को लागू करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया गया है भूटान। हरियाणा सरकार ने भूटान की तर्ज पर राज्य में हैप्पीनेस इंडेक्स को लागू करने का जो निर्णय है वो लिया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का मानना है कि ग्रोथ को लेकर दुनिया का नजरिया बदल रहा है, अब खुशहाली ज़्यादा जरूरी हो गई है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है हिसार के अंदर। हिसार के तिरुपति बालाजी धाम में सोने का स्तंभ लगाया गया है। श्री गरुड़ स्तंभ के रूप में स्थापित किए गए इस स्तंभ की वजह से हिसार के तिरुपति बालाजी धाम मंदिर को सोने के खंभे वाले मंदिर के रूप में नई पहचान मिल गई है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर जैसा हूबहू मंदिर हिसार में अग्रोहा शहर के समीप बनाया गया है। यह स्तंभ 42 फुट लंबा है और इस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। इस स्तंभ के ऊपर भगवान गरुड़ जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। तो यहाँ पे देखिए, हिसार के अंदर जो अग्रोहा धाम है वो बेहद ही खूबसूरत धाम है, और जो लोग अपने किसी भी भगवान में आस्था रखते हैं तो ज़रूर एक बार इस धाम को घूम के आएँ, काफ़ी खूबसूरत है। और मैं जब स्कूल में पढ़ता था उस समय मैंने यहाँ पे विज़िट किया था, तो काफ़ी खूबसूरत लगा था उस समय। तो आज तो इसकी काफ़ी ज़्यादा कायाकल्प हो चुकी होगी। खैर काफ़ी साल हो गए, कम से कम मेरे हिसाब से 12-13 साल पहले मैंने किया होगा वहाँ पे। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट भी हो गई होगी। अगर आप हिसार के आसपास रहते हैं तो शायद जानते हैं उसके बारे में, लेकिन अगर आप ना भी जानते हैं और हिसार के पास रहते हैं तो ज़रूर जाइएगा वहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत धाम है। इस स्तंभ के पीछे जो भगवान है उनका गरुड़ मंदिर है। मुख्य मंदिर विष्णु जी के स्वरूप में भगवान वेंकटेश्वर का बनाया गया है। इनके साथ ही माँ पद्मावती का मंदिर भी बनाया गया है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें ना तो काई पाइप लगाई गई है और ना ही सरिये का प्रयोग हुआ है और ना ही वायरिंग की गई है। यह मंदिर करीब 2.5 एकड़ ज़मीन के अंदर बनाया गया है। इस मंदिर की आयु 10,000 वर्ष है और कई फुट नीचे से इसकी नींव भी भरी गई है। तो जो मंदिर हैं लगभग जो बनाए जाते हैं उनकी नींव हमेशा नीचे से भरकर ही बनाई जाती है। शायद कोई पुराने मंदिर हों तो उनकी ना बनाई जाती हो तो बात अलग है, लेकिन अब जो नए मंदिर बन रहे हैं उन सब की नींव जो है वो बिल्कुल नीचे से खोद के ही भरी जाती है, ताकि वो अच्छे से स्थिर रहे और कोई भी आपदा आए या फिर कोई भी भूकंप वगैरह आए तो उसमें वो त्रासदी वहाँ पर ना देखने को मिले। खैर चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री को किसकी संज्ञा दी है। तो युवाओं ने मुख्यमंत्री को संज्ञा दी है टेक्नो सीएम की। जी हाँ, टेक्नो सीएम की संज्ञा दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय में जातिवाद और नशे की समस्या काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, इसी वजह से देश के युवाओं ने इन्हें यह उपाधि दी है। खैर मुझे ये नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। इससे अच्छा अगर आप सरकार को चुनें केजरीवाल की, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये सरकार आप देख सकते हैं ना ही सरकारी अस्पताल ठीक हो रहे हैं, ना ही बिजली के बिल कम आ रहे हैं, ना ही हमारे स्कूल ठीक हो रहे हैं। तो काम तो ये कुछ करते नहीं हैं, बस ऐसे ही
नई नई संज्ञा देते रहते हैं, बस भले ही जो जवानों ने संज्ञा दी हो चिना दी हो, ये तो अपने आप में बना देंगे, हाँ भाई संज्ञा दे रखी है हमें। खैर चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हरियाणा को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की SGD इंडिया इंडेक्स में कितने अंकों की वृद्धि मिली है? तो हरियाणा को यहाँ पर वृद्धि मिली है 10 अंकों की वृद्धि। इसके बाद हरियाणा के किस स्थल को राष्ट्रीय रामसर साइट के अंदर शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सुल्तानपुर व भिंडावास अभ्यारण्य जो है उसको शामिल किया जाएगा। हरियाणा में इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस का उत्सव और भी विशेष होगा, क्योंकि मई 2021 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झज्जर के अंदर है, इसको रामसर साइट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ ही हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले आर्द्रभूमि मानचित्र पर भी उभरा है। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 47 यानी कि 47 है। 2 और आर्द्रभूमि अर्थात खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को उस दिन रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया जाएगा। हरियाणा में कब अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो हरियाणा के अंदर ये महोत्सव किया गया है 3 से 5 फरवरी तक। इससे भारत में रामसर आर्द्रभूमि की संख्या 49 हो जाएगी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को 2 अप्रैल 1971 को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित जो है वो किया गया था। जुलाई 1991 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं वो श्री धुम्मन सिंह किरमच हैं। इन्होंने कहा है कि इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव को धूमधाम से बनाया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन आदि बद्री उद्गम स्थल चंडीगढ़, कैथल और पिहोवा में 3 से 5 फरवरी तक किया जाएगा। इसके बाद हाल ही में किस नगर निगम ने नया सा नाम से स्टोर खोला है? तो ये खोला गया है चंडीगढ़ के अंदर। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ ने यह पहला ऐसा स्टोर खोला है जहां 1 रुपये में 1 कपड़ा मिलता है। यह स्टोर सरकारी है जिसे चंडीगढ़ नगर निगम ने शुरू किया है। शहर के जरूरतमंद लोग मात्र 1 रुपये में इस हार्ड कपा देने वाली सर्दी में अपने लिए गर्म कपड़े भी खरीद सकते हैं, और कोट पैंट स्वेटर या अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी कपड़ा यहाँ पर खरीदा जा सकता है। इन कपड़ों को बेचने के लिए नगर निगम ने बाकायदा नया सा नाम से धनास सेक्टर यानी कि 14 वेस्ट में है एक सरकारी स्टोर भी खोला है, जहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को ये जो कपड़े हैं वो बेचे जाते हैं। इसके बाद हरियाणा सरकार ने किसे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया है? तो ये किया गया है प्रतिमा चौधरी को। हरियाणा सरकार ने सिविल डिफेंस अम्बाला के एडिशनल कंट्रोल आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स की निदेशक एवं लोकायुक्त की सचिव श्रीमती प्रतिमा चौधरी को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ साथ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। इसके बाद हरियाणा की किस पहाड़ी पर एडवेंचर स्पोर्ट्स आरंभ किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे कलेसर, ढोसी, अरावली व मेवात के अंदर। हरियाणा सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश के 1000 युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। पंचकुला के मोरनी के अलावा कलेसर, ढोसी, अरावली व मेवात की पहाड़ियों पर भी एडवेंचर स्पोर्ट्स आरंभ किए जाएंगे। इसके बाद हाल ही में गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने किसके साथ MOU साइन किया है? तो ये किया गया है YMCA के द्वारा। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार और कुलपति डॉक्टर राज नेहरू की अध्यक्षता में गुरुग्राम विश्वविद्यालय और JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद के बीच यह MOU साइन किया गया। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलसचिव शशि भूषण भारती एवं YMCA फरीदाबाद के कुलसचिव डॉक्टर सुनील गर्ग ने इस पर जो अनुबंध है इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत आपसी संवर्धन के उद्देश्य से स्टाफ एक्सचेंज को लागू किया जाएगा, जिससे आपसी समझ, अकादमी सहयोग और अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। स्कॉलर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत शिक्षा के अंदर जो गुणवत्ता है उसके अंदर भी सुधार होगा। इससे विद्यार्थियों के कौशल को निखारने में भी मदद मिलेगी। दोनों पक्ष आपसी सहयोग के माध्यम से छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कार्य करेंगे। दोनों विश्वविद्यालय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में भी वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हाल ही में किसी हरियाणा विधानसभा का नया एडिशनल सेक्रेटरी कम सेक्रेटरी स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर पुरुषोत्तम दत्त को। हरियाणा विधानसभा में डॉक्टर पुरुषोत्तम दत्त को विधानसभा का नया एडिशनल सेक्रेटरी कम सेक्रेटरी स्पीकर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पुरुषोत्तम दत्त ने 2 फरवरी से अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस पद पर पहले सुभाष शर्मा तैनात थे, जो कि 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके बाद हरियाणा के किस खिलाड़ी को साल 2022 के लिए लोरिस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो काफ़ी अच्छे से आपको ध्यान रखना है लोरिस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से।
तो ये नवा जगह है नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को साल 2022 के लिए लोरिस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। नीरज के अलावा 5 अन्य लोगों को भी इसमें जगह मिली है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने रीसर्कुलिंग्स एक्वा कल्चर सिस्टम की आधारशिला रखी है? तो ये रखी गई है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के 53वें स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने रीसर्कुलिंग्स एक्वा कल्चर सिस्टम्स की आधारशिला रखी है। इस तकनीक के माध्यम से देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन किया जा सकेगा। यह एक ऐसी तकनीक है जो पानी के पुनः संचार और पुनः उपयोग पर निर्भर करती है। इस प्रणाली में आयताकार या फिर वृत्ताकार टैंक में कम जगह में अधिक मछली का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें मछली पालन में दूषित हुए पानी को बायो फिल्टर्स टैंक में डालकर फिल्टर करके वापस मछली वाले टैंक में भेज दिया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने करनाल के विकास के लिए कितने करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है 42 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में विद्युत डिपो बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रेवाड़ी के अंदर। मोदी सरकार के 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए 2022-23 के बजट में रेवाड़ी को रेलवे की तरफ से कई सौगातें मिली हैं, जिनमें सबसे खास रेवाड़ी में बनने वाले विद्युत डिपो को सबसे अहम माना जा रहा है। रामनगर में 10 एकड़ में बनने वाले 291 करोड़ की लागत से बनने वाले विद्युत डिपो के अंदर एक साथ 200 इंजन खड़े करने की क्षमता होगी। 2010 में स्वीकृत रेवाड़ी के विद्युत डिपो को रेलवे की पिंक बुक में स्थान मिलने से अब इसके निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। बजट के अंदर रेवाड़ी रोहतक लाइन को रेवाड़ी से अस्तल बोहर तक डबल करने के लिए रेलवे ने अपनी पिंक बुक में इसे शामिल किया है। इसके बाद हरियाणा के किस गांव को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा गेंडा खेड़ा। जी हाँ, गेंडा खेड़ा को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव गेंडा खेड़ा के गुरुकुल को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए अक्षय ऊर्जा विभाग के द्वारा 1 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। इस योजना के तहत गांव के प्रत्येक घर में 2 किलोवाट क्षमता वाली सोलर ऊर्जा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रथम चरण में इस गांव को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चिन्हित किया गया है, जबकि इस योजना की सफलता पर पूरे प्रदेश के गाँव को इस योजना से जोड़ने का प्रारूप भी तैयार किया जाएगा। इसके बाद है किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती हाल ही में कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई है 5 फरवरी 2022 को। सर छोटू राम जिनका जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 9 जनवरी 1945 को हुई थी। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के प्रमुख राजनेता और विचारक थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के गरीबों के हित में काम किया था। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1937 में नाइट की उपाधि से भी नवाजा गया। राजनीति मोर्चे पर वह नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व भारत में संयुक्त पंजाब प्रांत पर शासन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दूर रखा। छोटू राम का जन्म रोहतक के छोटे से गांव घड़ी सावला के बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ था। अब ये गांव फिलहाल झज्जर में है, लेकिन उस समय ये रोहतक का ही एक अंग हुआ करता था। इसके बाद है छोटू राम का असली जो नाम है वो राय रीछपाल था। वे अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, इसीलिए परिवार के लोग इन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम छोटू राम ही लिख दिया गया और ये महापुरुष छोटू राम के नाम से विख्यात हुए। उनके दादा श्री रामरल के पास 10 एकड़ बंजर व बरानी जमीन थी। इसके बाद है आम बजट में हरियाणा के लिए कितनी रेलवे की योजनाओं को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 7 रेलवे की योजनाओं को। तो यहाँ पर जो ये योजनाएं हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहली जो है वो रेवाड़ी से रोहतक है, जहाँ पर 181.26 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन वो बिछाई जाएगी। यह रोहतक गोहाना पानीपत को शिफ्ट करते हुए बाईपास लाइन के आधारभूत बदलाव के साथ 40 करोड़ रुपए में जो है वो मंजूर की गई है। इसके अलावा जींद सोनीपत की है, जहां पर 88.9 किलोमीटर तक की लाइन, चंडीगढ़ से बद्दी 33.23 किलोमीटर, रोहतक से महम हासी और जहां पर 86.8 किलोमीटर की लाइन, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए बजट में पास हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली से सोहना, नू, फिरोजपुर और झिरका होते अलवर तक जाएगी, जिसमें 104 किलोमीटर की लाइन है और इसके लिए 1239 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा यमुनानगर से चंडीगढ़ होते हुए साढौरा नारायणगढ़ तक जाएगी, जो 91 किलोमीटर तक की होगी और इसके लिए 886 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगली है मेरठ से पानीपत, जो 104 किलोमीटर लंबी होगी और इसके लिए 1097 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं।
इसके बाद है हाल ही में किस पार्क को भारत की पहली OECM साइट का दर्जा दिया गया है? तो ये दर्जा दिया गया है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को इंटरनेशनल संस्थान OECMS ने आधिकारिक मान्यता दे दी है। यह किसी भी जैव विविधता पार्क के लिए गौरव की बात है। OECMS दुनिया भर के अंदर जैव विविधता को संरक्षित करने और उन्हें बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में से उन्हें प्रोत्साहित करती है। अरावली पर्वत की बंजर जमीन में 200 प्रकार के पेड़ पौधे खड़े करने में पारिस्थितिकी विज्ञान शास्त्री विजय धसमाना की भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क 5 जून 2010 को विश्व पर्यावरण दिवस पर जनता के लिए खोला गया था। अरावली जैव विविधता पार्क गुड़गांव मेट्रो स्टेशन के पास 153.7 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। यह उद्यान गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जो प्रवेश है वो निःशुल्क है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में 50 गांव हाल ही में ऐसे दर्ज किए गए हैं जिनमें सेक्स रेशियो 1000 से जो ऊपर है वो हो गया है? तो ये जो है ये है रोहतक का गाँव। इसके बाद है हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है? तो ये बनाया गया है हॉक नाम से सॉफ्टवेयर। अब पुलिस गिरफ्त में आने वाले प्रत्येक नशा तस्कर का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल रूप से डिजिटल प्लेटफार्म पर जो है वो रखा जा रहा है। इसके लिए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हॉक नाम से सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार किया है। प्रदेश में पंजाब के समीपवर्ती जिलों और NCR क्षेत्र में टीमों का खासतौर पर इनमें जो है वो फोकस किया गया है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के श्रीकांत जाधव AGDP हैं और ये इसके प्रमुख भी हैं। भारत ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में किस देश को हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है इंग्लैंड को हराकर। भारत ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है और 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले टीम इंडिया 2000, 2008, 2012 और 2018 में भी विश्व कप जीत चुकी है। वहीं 2006, 16 और 20 में भारतीय टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हाल ही में चंडीगढ़ के किस खिलाड़ी ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हैं? तो ये लगाए हैं जसकरण सिंह ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 छक्कों की बात चले तो सबसे पहले युवराज सिंह का नाम आता है। 2007 के T20 विश्व कप में युवराज सिंह ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड को 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। इसके बाद युवी को सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाने लगा था। वहीं यह उपलब्धि चंडीगढ़ के एक और खिलाड़ी के नाम से जुड़ गई है। हालांकि कम ही लोग इस खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। चंडीगढ़ में क्रिकेटर के गुर सीखने वाले जसकरण सिंह 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शुमार हो गए हैं। जसकरण सिंह भारत नहीं बल्कि विदेश टीम से खेलते हैं। वे USA टीम के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में 140.8 मीटर बड़े ब्रिज 20D के सुपर स्ट्रक्चर का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो ये किया गया है रेवाड़ी के इस जो ब्रिज है इसका उद्घाटन। पश्चिमी DFC की नोएडा इकाई द्वारा प्रस्तावित NHAI एक्सप्रेसवे को पार करने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी में 140.8 मीटर बड़े ब्रिज 20D के सुपर स्ट्रक्चर का उद्घाटन पूरा कर लिया गया है। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक्स में देश के लिए रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया और चौथे स्थान पर रहे दीपक पूनिया समेत 8 पहलवान राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों की तैयारी किस देश में रहकर करेंगे? तो ये करेंगे बुल्गारिया के अंदर रहकर। बुल्गारिया के टेटेमे शहर में पहलवानों को नए दांव सीखने के लिए कैंप लगाया गया है। इसके लिए खेल मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। 14 सदस्यीय दल में फ्रीस्टाइल व ग्रीको रोमन वर्ग के 4 पहलवान, उनके 4 साथी खिलाड़ी और 2 प्रशिक्षक शामिल हैं। इस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्गिम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक और एशिया गेम चीन के हांगझोउ में 10 से 25 सितंबर तक जो होने हैं वो प्रस्तावित हैं। इनमें शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय कुश्ती संघ ने तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रतियोगिताओं की बेहतरीन तैयारी के लिए सोनीपत के गांव नाहरी के रवि दहिया व झज्जर के गांव छारा के दीपक पूनिया समेत 8 पहलवानों का चयन किया गया है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन कितने राज्यों में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 4 राज्यों के अंदर, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अंदर। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन देश के 4 राज्यों के अंदर किया जाएगा। अहम पहलू यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आयोजन आदि बद्री से कैथल के गांव पोलड तक 200 किलोमीटर की परिधि में बनाया गया है। इस बार कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 के कार्यक्रम का आयोजन सीमित स्तर पर किया गया।
समिति है, इस समिति दायरे में भी आदि बद्री से लेकर कैथल जिला के गांव पोलैंड में सरस्वती मंदिर तक करीब 200 किलोमीटर तक करीब 200 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे 100 गांव, 22 घाटों व 75 प्राचीन मंदिरों में किए गए। आगामी अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात राज्यों में किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के अंदर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा करनाल और अंबाला के अंदर। प्रदेश सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए 2 नए केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें एक करनाल और दूसरा अंबाला बनेगा। करनाल में बनने वाला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र 300 करोड़ रुपए से 15 एकड़ में बनेगा, जिसमें 1000 दिव्यांगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर भारत में यह सबसे बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र होगा, जो कुटेल गांव के पास बन रही मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ बनाया जाएगा। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक के दिव्यांगों के लिए यह उपयोगी व लाभकारी भी रहेगा। जबकि दूसरा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र अंबाला में 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इस पर 38 करोड़ रुपए की जो लागत है वो आएगी। हरियाणा दिव्यांग राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया है कि करनाल में बनने वाले दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में 21 प्रकार की दिव्यांगों के पुनर्वास की सुविधाएं मुहैया की जाएंगी। यहाँ पर दिव्यांगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रदेश में 22 रेड क्रॉस सोसाइटी हैं और अब इनको सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक सोसाइटी में हर समय 150 दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण मौजूद होने चाहिए। इसके बाद हाल ही में किसके द्वारा गिरदावरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है NIC हरियाणा के द्वारा। NIC हरियाणा के द्वारा विकसित गिरदावरी मोबाइल ऐप प्रदेश के वित्तायुक्त व राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप पटवारियों को प्रत्येक खसरा और विशेष गिरदावरी में फसल क्षति के रिकॉर्ड करने के लिए अनुकूल सुविधाएं प्रदान करता है। इसके बाद हाल ही में किसे खेल एवं युवा मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है महावीर सिंह को। हरियाणा सरकार के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा खेल एवं युवा मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस सेंटर में रंगीन गोभी का डेमोन्स्ट्रेशन सफल रहा है? तो ये रहा है इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र के अंदर। सफ़ेद गोभी की तरह अब किसान पीले और बैंगनी रंग की गोभी भी खेत में उगा सकेंगे। इंडो इजराइल्स के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में रंगीन गोभी का डेमोन्स्ट्रेशन सफल रहा है। रंगीन गोभी न सिर्फ किसानों को अच्छा मुनाफा देगी बल्कि लोगों के लिए भी अच्छी सेहतमंद साबित होगी। नॉर्मल गोभी के मुकाबले रंगीन जो गोभी है इसके अंदर ज़्यादा पोषक तत्व आपको मिलेंगे। केंद्र के विशेषज्ञ अब किसानों को रंगीन गोभी की खेती की तरफ जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इंडो इजराइल के सहयोग से स्थापित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा विभिन्न तरह की सब्जियों का प्रदर्शन प्लांट भी लगाता है, जिसमें उसके उत्पादन, गुणवत्ता और खर्च की गणना भी की जाती है। यदि प्रदर्शन प्लांट में कोई भी नई सब्जी सफल रहती है तो उसे किसानों तक पहुंचा दिया जाता है ताकि कम खर्च में किसान अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। CEV यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल के विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि पहले रंगीन शिमला मिर्च का चलन आया था, जिसकी न सिर्फ अच्छी डिमांड मार्केट में रही थी बल्कि उत्पादकों ने भी अच्छा मुनाफा कमाया और आज भी रंगीन शिमला मिर्च का रेट मार्केट के अंदर अच्छा है। उसी तर्ज पर अब CEV ने रंगीन गोभी का डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट लगाया है, जिसमें बैंगन पर्पल, पीले और येलो कलर के अंदर आपको देखने को मिले थे और यहाँ गोभी अब आपको इस कलर में देखने को मिलेगी। हालांकि रंगीन गोभी ठंडे इलाकों में लगाई जाती थी, लेकिन बीज को सामान्य इलाकों के लिए तैयार किया गया है और CEV पर पहली बार यह वैरायटी भी लगाई गई है, जिसका उत्पादन भी अच्छा और गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हाल ही में किसने देश के पहले GST कोष पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है दुष्यंत चौटाला के द्वारा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज हरियाणा के करदाताओं से प्राप्त फीडबैक और विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए अपडेट GST अधिनियमों और नियमों की एक रिपोजिटरी द हरियाणा GST कोष पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल विभिन्न अन्य स्रोतों से HGST अधिनियमों और नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में करदाताओं की परेशानी कम करेगा। अब सभी HGST यानी कि हिटी ग्लोबल स्टोरेज टेक्नोलॉजी और CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम और नियम इस पोर्टल के माध्यम से एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे। यह पोर्टल कई अन्य प्रमुख विशेषताओं के साथ व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, क्योंकि यह देश का एकमात्र पोर्टल है जो अपडेट HGST, CGST अधिनियम और नियम के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
इसके बाद है हाल ही में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 9 फरवरी को रिबन काटकर नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही यहाँ विधानसभा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, निक्सी और हरियाणा सरकार के वित्त और विद्युत विभागों के अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है। जल्द ही विधानसभा की कार्यवाही और सचिवालय के कामकाज को पेपरलेस कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 30 अप्रैल की समय सीमा निर्धारित की है। हरियाणा विधानसभा के डिजिटलाइजेशन के लिए 8.53 करोड़ रुपए की परियोजना जो है वो मंजूर की गई है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भिवानी के अंदर। यह मेला भिवानी के अंदर 25 से 27 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में 214 पिलरों पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना मार्च 2023 के अंदर पूरा होगा। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 6 किलोमीटर तक ट्रेन एलिवेटेड रेल ट्रैक पर चलेगी। यह एलिवेटेड रेल ट्रैक 214 पिलरों पर खड़ा होगा। हालांकि अंडरग्राउंड फाउंडेशंस में 1296 पिलरों का निर्माण किया जाएगा। इस एलिवेटेड रेल ट्रैक का 33% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब तक 73 करोड़ रुपए की राशि इस बजट पर भी खर्च की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट को HRIDC यानी कि हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की देखरेख में ISC प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे की एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद हाल ही में किसे हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी का जो कार्यभार है उसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है अमनीत P कुमार को। हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की प्रबंधक निदेशक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की महानिदेशक अमनीत P कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी का कार्यभार भी सौंपा गया है। इसके बाद हाल ही में किसे हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वजीर गोयत को। उच्च शिक्षा विभाग महानिदेशक एवं सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के महानिदेशक एवं सचिव और हरियाणा मानवाधिकार आयोग सचिव वजीर गोयल को आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा और हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक और हरियाणा मानवाधिकार आयोग का सचिव भी लगाया गया है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 45 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है चरखी दादरी के अंदर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने दादरी लोक निर्माण विश्राम गृह के अंदर 45 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। उप मुख्यमंत्री ने यहां दादरी से भिवानी की ओर जाने वाले बाईपास रोड के पुनः निर्माण का शिलान्यास भी किया है। इस पर 8,82,50,000 रुपये की राशि खर्च होगी। इसके बाद हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है? तो ये किया है KUK यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं इनके शारीरिक शिक्षा विभाग और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा और शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद मलिक व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव अब्दुल्ला हमीद और शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जमीन उल्लाह खान ने इस पर MOU साइन किया है। यह MOU दोनों विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा, खेल एवं विज्ञान के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं से MOU वर्तमान समय की जरूरत है। इस MOU के माध्यम से संकायों के आदान प्रदान, अतिथि व्याख्यान कार्यक्रम, सहयोगी अनुसंधान व अनुसंधान परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण और निष्पादन, शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान के विषय पर आपसी तालमेल से कार्य किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को 50,000 रुपये तक की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ये की गई है हर हित योजना के तहत। हर हित योजना के तहत सरकार के द्वारा पात्रता है वह निर्धारित करते हुए जरूरतमंद परिवारों को सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। ऐसे परिवारों को स्टोर निर्माण के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। साथ ही 50,000 रुपये मुद्रा लोन का ब्याज 2 साल तक के लिए सरकार द्वारा वहन भी किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हर हित योजना का लाभ देने का निर्णय भी लिया है। इस योजना में 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को हर हित योजना के तहत सहायता भी की जाएगी। इस योजना के तहत चिन्हित किए गए परिवारों को हर हित स्टोर योजना योजना के अंदर प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसके बाद है UAE के शिक्षा मंत्री की कंपनी
ने किस शहर में अपना नया कार्यकाल स्थापित करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने यूनाइटेड अरब अमीरात के निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में यूनाइटेड अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री और शासक परिवार के सदस्य शेख मजीद रशीद अल मुल्ला और उनकी कोर टीम के सदस्य भी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री की कंपनी ने चंडीगढ़ शहर में अपना नया कार्यकाल स्थापित करने का फैसला किया है, क्योंकि चंडीगढ़ के कई लोग कंपनी जो ये है इस कंपनी के अंदर वो जो काम है वो करते हैं। चंडीगढ़ एक अलग तरह का लाभ प्रदान करता है, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों को सुगम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है और निवेशकों को फ्री जोन क्षेत्र का भी लाभ मिल सकता है। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले के पाटकोरी गांव में बांध परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है नूह के अंदर। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस शहर में ESIC अस्पताल का शिलान्यास किया है? तो ये किया गया है मानेसर के अंदर। सहकारिता एवं अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी जिले के गांव नांगल जमालपुर गांव में नॉलेज सेंटर व नवनिर्मित रास्ते का शुभारंभ करने के उपरांत ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का काम कर रही है, ताकि ग्राम पंचायत अपने सभी कामों को ऑनलाइन कर सके। इस नॉलेज सेंटर के माध्यम से ग्रामीण डिजिटली सशक्त होंगे तथा इन नॉलेज सेंटर के माध्यम से प्रशासन से संबंधित ज़्यादातर सुविधाएँ ग्राम स्तर पर ही संभव हो पाएंगी। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि रेवाड़ी जिले में 32 नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनको पंचायत IT सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकेगी। बच्चों को इस नॉलेज सेंटर में किताबें व न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलेंगी, जिससे उनका ज्ञान जो है वो भी बढ़ सकेगा। इसके बाद है हरियाणा के किस गाँव में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन जो प्लांट है वो लगाया गया है? तो ये लगाया गया है खुर्शीद नगर के अंदर। रेवाड़ी के गांव खुर्शीद नगर में देश का पहला K2 पावर रिन्यूअल प्राइवेट लिमिटेड का ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाया गया है। 5 एकड़ में बने प्लांट में 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसमें बिसोहा गांव में सप्लाई किया जाएगा। पराली से तैयार होने वाली बिजली प्लांट से बिसोहा 33 kV सब स्टेशन को दी जाएगी। यह प्लांट पूरी तरह से पहला प्रदूषण रहित पंचकुला रिन्यूएबल्स एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से मान्यता प्राप्त प्लांट है, जिसमें 400 किलोवाट क्षमता के 5 इंजन लगे हैं, जिनसे बिना प्रदूषण के 24 घंटे में 600 क्विंटल पराली से 48,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। इस प्लांट से करीब 150 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, जिसे भविष्य में सोलर के साथ जोड़कर प्लांट से निकलने वाली हीट के कोल्ड स्टोरेज चालू करने की योजना है। पराली से चलने वाला यह प्लांट बॉयलर की बजाय बायोमैस गैस विधि से काम करेगा, जिसमें प्रदूषण की कोई संभावना ही नहीं होती है। पराली से चलने वाले 5 इंजनों से तैयार होने वाली गैस से ही बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस जिले में जिला कारागार का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नूह के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूह जिले के अंदर जिला कारागार उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपराध से घृणा करनी चाहिए और जो अपराधी है उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। तो ये उन्होंने इस मौके पर कहा। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में दृश्यम केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है नूह के अंदर। ये दृश्यम केंद्र का उद्घाटन भी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा नूह में ही किया गया है। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कब करने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है मार्च 2022 के अंदर। हालांकि तिथि पर अंतिम निर्णय केंद्रीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के परामर्श के बाद लिया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण के शुभारंभ जो कार्यक्रम का भव्य आयोजन है वो किया जाएगा। हरियाणा सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 25 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें 5 पारंपरिक खेल जैसे कि गतका, कलारी पट्टू, थांगता, मलखंब और योग भी शामिल किए जाएंगे। इसके बाद हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हल्दी लैब बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। HAU ने अपने कैंपस में हेल्दी लैब की आधारशिला रखी है। यह आधारशिला HAU के स्थापना दिवस पर रखी गई। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लैब का शोध कार्यों के लिए तो प्रयोग किया जाएगा ही, साथ ही किसानों के लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। HAU के कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में इस लैब की आधारशिला रखी गई है।
इस हल्दी लैब में किसान कच्ची हल्दी लेकर आएंगे तो यहाँ एक दिन में 800 से 1000 किलो कच्ची हल्दी को प्रोसेस किया जा सकेगा। इसमें किसानों को सीधा फायदा यह होगा कि वे अपनी खेती से उत्पादित हल्दी को यहाँ लाकर प्रोसेस करवा सकेंगे। इसके बाद हरियाणा में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 1 जुलाई 2022 से। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक के झंडों से लेकर ईयरबड आदि सामान के प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई है। CPCB ने प्लास्टिक के सिंगल यूज सामान पर 1 जुलाई 2022 से पाबंदी लगाई है। इस बार CPCB ने सिंगल यूज प्लास्टिक्स के प्रयोग को ही नहीं बल्कि इसके उत्पादन, भंडारण और वितरण पर भी रोक लगाई है। इसके बाद हरियाणा खेल विभाग ने भीम अवार्ड के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया है? तो ये किया है 41 खिलाड़ियों का चयन। हरियाणा खेल विभाग ने भीम अवार्ड के लिए 41 खिलाड़ियों का चयन किया है। भीम अवार्डी को सरकार सम्मान के साथ 5 लाख रुपए नगद और हर महीने 5000 रुपये मानदेय देती है। नीरज चोपड़ा सहित हरियाणा के 41 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिया जाएगा। इसके बाद हरियाणा के किस लड़के को IPL में 2 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है? तो ये खरीदा है वैभव अरोड़ा ने। अब तक हिमाचल की तरफ से क्रिकेट खेलते आ रहे अंबाला कैंट के रहने वाले वैभव अरोड़ा को IPL में 2 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीद लिया है। हिमाचल प्रदेश की टीम ने बतौर तेज स्विंग गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने दिसंबर 2021 में पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी का फाइनल जीता था। वैभव ने साल 2019-20 में रणजी ट्रॉफी में भी डेब्यू किया था, जहां से उसका चयन हिमाचल की टीम में हुआ था। जनवरी 2021 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी T20 में 6 मैच खेले गए थे और 10 विकेट भी हासिल किए गए थे। वैभव का जन्म 14 दिसंबर 1997 में अंबाला कैंट के पंजाबी मोहल्ला के एक साधारण से परिवार में हुआ और वैभव के पिता गोपाल अरोड़ा दूध की डेयरी पर काम करते हैं। इसके बाद हाल ही में कला रामचंद्रन हरियाणा के किस जिले की पहली महिला पुलिस प्रमुख बनी है? तो ये बनी है गुरुग्राम की रहने वाली कला रामचंद्रन। हरियाणा कैडर की 1994 बैच की IPS अधिकारी कला रामचंद्रन ने 15 फरवरी 2022 को शहर के पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण किया और इस तरह मिलेनियम सिटी को उसकी पहली महिला जो पुलिस प्रमुख है वो भी मिल गई। रामचंद्र ने निवर्तमान पुलिस आयुक्त के राव से यह पदभार जो है वो ग्रहण किया है। रामचंद्र रेवाड़ी, फतेहाबाद और पंचकुला जिलों में पुलिस अधीक्षक भी रह चुकी हैं। ये 2001 से खुफिया ब्यूरो में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी थी तथा 2017 से 2020 तक उन्होंने मेघालय में पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी की अगुवाई भी की थी। इसके बाद है रोहतक PGI में कब से 12 साल तक के बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी क्लिनिक की शुरुआत की गई? तो ये की गई 17 फरवरी से। हरियाणा के सबसे बड़े चिकित्सा केंद्र PGIMS रोहतक की उपलब्धियों में 17 फरवरी को एक नया अध्याय जुड़ गया। इसके तहत दिल के बीमार 12 साल तक के बच्चों को सुलभ इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद हाल ही में कब गुरु रविदास की जयंती बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 16 फरवरी को। संत शिरोमणि गुरु रविदास एक रात हरियाणा के यमुनानगर में कपालमोचन स्थित मंदिर में रुके थे। उस वक्त यहाँ पर मंदिर नहीं था। उन्होंने खुरालगढ़ में 4 साल 2 माह 11 दिन तक तप किया था। गुरु रविदास जयंती के बाद जो पहला रविवार आता है उस दिन मंदिर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सबसे अधिक कितने रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है? तो ये दी जाती है 71,000 रुपये की आर्थिक मदद। इसके बाद हाल ही में किसे हरियाणा पुलिस अकादमी में पुलिस उप अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है सुशील प्रकाश को। हरियाणा पुलिस अकादमी में तैनात सुशील प्रकाश को पुलिस उप अधीक्षक पदोन्नत होने पर हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक डॉक्टर CS राव तथा अकादमी के पुलिस उप महानिदेशक डॉक्टर अरुण सिंह ने उनका पदभार ग्रहण किया। उन्होंने राजकीय विद्यालय आदर्श गांधीनगर रोहतक व यूनिवर्सिटी कॉलेज रोहतक से शिक्षा ग्रहण की और 1988 में हरियाणा पुलिस स्पेशल कमांडो विंग में सिपाही के पद पर ये भर्ती हुए थे। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के जो औसत लिंग अनुपात है इसमें कितने अंक का सुधार हुआ है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सुधार हुआ है 20% तक का सुधार। जनवरी 2022 में जन्म के आधार पर लिंग अनुपात की CRS रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश में पहले नंबर पर दादरी जिला और दूसरे नंबर पर जींद जिला है। तीसरा स्थान भिवानी जिले ने प्राप्त किया है। नए आंकड़ों के अनुसार अब हरियाणा का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों के लिए लड़कियों की संख्या जो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है वो 914 से बढ़कर 934 हो गई है। इसके बाद हरियाणा में इस बार 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प जो मेला है वो कब से कब तक लगाया जाएगा? तो ये मेला 20 मार्च से 4 अप्रैल तक लगाया जाएगा।
35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला इस बार 20 मार्च से 4 अप्रैल तक लगेगा। यह जानकारी खुद हरियाणा के पर्यटन निगम के प्रबंधक नीरज कुमार ने दी है। यह मेला कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल में नहीं लगाया जा रहा था। इस मेले में कई बाहरी देश भागीदारी लेते हैं, परंतु इस बार ब्रिटेन की इस मेले में भागीदारी नहीं होगी। पहले 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इस मेले के आयोजन की घोषणा की गई थी, लेकिन किसी वजह से इसे टाल दिया गया था। अब इसे मार्च के अंदर किया जाएगा। हाल ही में किसे हरियाणा सिविल सेवा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है वर्षा खांगवाल को। करनाल में हुई एक अहम बैठक में 2004 बैच की वरिष्ठ IPS अधिकारी वर्षा खांगवाल को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। वर्तमान में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बतौर अतिरिक्त निदेशक तैनात वर्षा खांगवाल 2004 बैच की टॉपर भी हैं। वर्षा खांगवाल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से इतिहास में स्नातकोर हैं और उन्हें MA में प्रथम रैंक हासिल करने के लिए स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में उनकी कविताओं का संग्रह इन द नेम ऑफ लव एंड गॉड में भी प्रकाशित हुआ है। यह जीवन, प्रेम, मृत्यु, मित्रता और आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द केंद्रित कविताओं का संग्रह है जो जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसके बाद है हरियाणा में कितनी ज़मीन वाले किसानों को आयुष्मान भारत योजना में कवर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 3 एकड़ तक की जिनकी ज़मीन है उन्हें आयुष्मान भारत योजना में कवर किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित एक योजना है। इसके बाद है हाल ही में किस खिलाड़ी को भीम अवार्ड देने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है सविता पूनिया को भीम अवार्ड देने की घोषणा की गई है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव जोधगा की सविता पूनिया को हॉकी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। टोक्यो ओलंपिक्स में 8 पेनल्टी कॉर्नर बचाकर द ग्रेट वॉल बनी सविता पूनिया को अब भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन की कमान भी मिली है। इन्हें भारतीय महिला टीम का कैप्टन भी बनाया गया है। सविता पूनिया हरियाणा के सिरसा जिले के गांव जोधगा की मूल निवासी हैं। इन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड मिला है। भीम अवार्ड मिलने की घोषणा 2006 में हुई थी। ये अब तक करीब 225 अंतर्राष्ट्रीय जो मैच हैं वो भी खेल चुकी हैं। भीम पुरस्कार देने की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 1981-82 के अंदर की गई थी। वर्ष 2022 में कुल 41 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया गया था, जिसमें वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के भीम पुरस्कार भी शामिल हैं। भीम पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपए नगद राशि भी प्रदान की जाती है। इसके बाद हरियाणा के किस वैज्ञानिक को राज्य विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा डॉक्टर चेतन कौशिक को। मोहल्ला शिव कॉलोनी निवासी डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें 28 फरवरी को राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस पुरस्कार में 4 लाख की नगद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं समृति चिन्ह भी दिया जाता है। डॉक्टर चेतन कौशिक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के अंदर न्यूक्लियस की रिसाइकिल ग्रुप के अंदर बतौर डायरेक्टर पद पर नियुक्त हैं। इससे पहले भी उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर चेतन 28 फरवरी को ही अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद है हरियाणा के कौन से 2 गांव उत्कृष्ट गांव योजना के लिए चयनित हुए हैं, तो ये हुए हैं मीरपुर व घड़ी पट्टी गांव। बागवानी विभाग की उत्कृष्ट गांव योजना के अंतर्गत जिले के 2 गांवों का चयन किया गया है। प्रदेश सरकार ने बागवानी विभाग की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए गाँव में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। पलवल खंड के गांव मीरापुर व होडल खंड के गांव घड़ी पट्टी को बागवानी विभाग पलवल के द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के लिए गोद लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य एकीकृत बागवानी उत्कृष्टता केंद्र प्रयोग में लाई जाने वाली आधुनिक तकनीक को आम किसानों तक पहुंचाने का है, ताकि किसान अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। इसके बाद है हाल ही में किस गाँव में कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, तो ये मिले हैं खानपुर कला के अंदर। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र में महिला मेडिकल कॉलेज व महिला विश्वविद्यालय के लिए विख्यात गांव खानपुर कला में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। पहले 20 गांव के ग्रामीणों को कुषाणकालीन सिक्के मिलते रहे हैं। फिलहाल में महिला की टेराकोटा की प्रतिमा मिली है और संभावना यह भी है कि यह शुंग काल की है। साथ ही महाभारत काल की धूसर परंपरा से मिलते जुलते बर्तनों के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हरियाणा के वित्त भवन का शिलान्यास किया गया है, तो ये किया गया है पंचकुला के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पंचकुला MDC सेक्टर 5 में हरियाणा के वित्त भवन का शिलान्यास किया है। इसके बाद है हरियाणा में हाल में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है PADMA कार्यक्रम की शुरुआत। PADMA हरियाणा सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट्स की शुरुआत की है, जिसे शॉर्ट में पद्मा कहा जाता है।
इसका उद्देश्य सतत रोजगार व उद्यमिता के अवसरों पर जोर देने के साथ साथ संतुलित क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर केंद्रित विकासात्मक क्षेत्रों को डिजाइन और कार्यान्वित करना है। इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय रूप से प्रासंगिक उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा और राज्य के किसानों को उत्पादों से लेकर प्रोसेसर है उससे बनने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा में संस्कृत, हिंदी, पंजाबी व उर्दू के कुल कितने साहित्यकार हाल ही में सम्मानित हुए हैं? तो ये हुए हैं 138 साहित्यकार जो हैं वो सम्मानित हुए हैं। साहित्यकारों के लिए 5 साल बाद राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है वो आयोजित किया गया। आजीवन साहित्य साधना सम्मान के तहत डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सुरेश गौतम, माधव कौशिक और ज्ञान प्रकाश विवेक को 7 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र दिया गया है। फके हरियाणा सम्मान विजेता डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम और डॉक्टर कुमार पानीपति को 5 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी पुरस्कार अलग अलग साहित्यकारों को दिए गए हैं वो सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो साहित्यकार हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। इन सबको मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, या तो आप हमारी PDF खरीद लीजिए, वहाँ पर आपको ये सभी जो साहित्यकार हैं इनकी लिस्ट मिल जाएगी, या फिर आपको यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट लेने का टाइम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और आराम से इन्हें आप पढ़ते रहिएगा। तो हिंदी साहित्य सम्मान में जिन्हें सम्मान दिया गया है वो ये हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी हैं 2017, 19, 20 जिन्हें दिया गया है ये सब हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान 2019 के लिए रामफल गोंड हैं और बाकी अदर हैं, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेके नहीं पढ़ सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा और जो सम्मान हैं उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप PDF खरीदना चाहते हैं तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, आप उस PDF में भी इन्हें खरीद कर आसानी से पढ़ पाएंगे। और उर्दू साहित्य सम्मान की बात करें तो वो यहाँ पर हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये उर्दू से रिलेटेड हैं, इन सब को आप आसानी से पढ़ पाएंगे और स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा ने किस राज्य के साथ आदि बद्री डैम को लेकर MOU साइन किया है? तो ये साइन किया गया है हिमाचल प्रदेश को लेकर। हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र के समीप हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में बांध निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस परियोजना के माध्यम से 215.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सरस्वती नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा। इसके बाद है किस हरियाणवी कंपनी को हरदा का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को। इसके बाद है प्रोफेसर नील्स को लेजर ऑफ मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर जसमेर दलाल को। लोहास के वैज्ञानिक डॉक्टर जसमेर दलाल का PhD रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल के अंदर जो है वो प्रकाशित किया गया है। इसके बाद है हरियाणा में किसानों के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मेरी पॉलिसी पहल की शुरुआत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में इंटरनेशनल सिंथेटिक्स मैदान का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कैथल के अंदर। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण हाल ही में मनोहर लाल जी के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है कैथल के अंदर, ये भी कैथल के अंदर ही किया गया है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी पंचकुला के अंदर। औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण हेतु आयुष मंत्रालय के द्वारा पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद की स्थापना की जा रही है। यह संस्थान न केवल औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण बल्कि जन समुदाय को प्रकृति रक्षा के साथ जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस संस्थान में प्राकृतिक चिकित्सा पाकर जो लोग हैं वो इसका लाभ भी ले पाएंगे। इसके बाद है भारत भ्रमण के दौरान UAE के राजकुमार शेख माजिद राशिद अल मुल्ला ने हरियाणा के किस जिले में शिरकत की है? तो ये की गई है यमुनानगर के अंदर। भारत भ्रमण के दौरान UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के राजकुमार शेख माजिद राशिद अल मुल्ला 12 फरवरी को हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से न सिर्फ उनका स्वागत किया गया बल्कि उन्हें जिले के उद्योगों की खासियत और उत्पादन के संबंध में भी जानकारी दी गई है। तो ये जो करंट अफेयर थे फरवरी महीने के थे और हमारे ये करंट अफेयर यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। अगर आप इन्हें PDF के रूप में बाय करना चाहते हैं तो वीडियो की शुरुआत में मैंने नंबर दे रखे हैं, वहाँ से जाके आप इन्हें बाय भी
कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जल्दी ही मैं मार्च के महीने की वीडियो अपलोड करूँगा लगभग 10 दिन के अंतराल में, तो उसे भी अगर आप देखना चाहते हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो वीडियो जैसे ही अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो इसी वजह से सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आपका दिन शुभ रहे, और आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आई होप कि आपको उसमें सफलता ज़रूर मिले। इसी आशा के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।